स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सोल्यूशन के डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे सोल्यूशन चैप्टर को। इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एक सोल्यूशन होता क्या है। तो सोल्यूशन पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और सोल्यूशन क्या है, तीनों को कोरिलेट करना है। तो होता क्या बेटा, जब हम दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को मिलाते हैं तो क्या होता है? when we mix two or more substances, तो क्या होता है कि दे मे रिएक्ट और दे मे नॉट रिएक्ट। तो हो सकता है कि वे रिएक्ट कर जाएं बेटा, और हो सकता है रिएक्ट ना करें, डू नॉट रिएक्ट। अगर वो रिएक्ट कर जाएंगे तो वो बना लेंगे कंपाउंड, और अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो वे बनाएंगे मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। अगर हम लोग केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं और इसको हीट ना करें तो ये मिक्सचर बनाएंगे जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनी रहेगी। और इसी मिक्सचर को अगर हम लोग हीट कर दें, गर्म कर दें, तो ये रिएक्ट कर जाएंगे और बना लेंगे वाटर। तो वाटर क्या हो गया? कंपाउंड। और रिएक्ट नहीं किए तो बना रहा मिक्सचर। तो कंपाउंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन विच दे आर केमिकली बाउंड, केमिकली बंधे होते हैं। आप देखिए H2O में H और O केमिकल बॉन्ड से बंधे हैं, जबकि मिक्सचर में क्या है, ये जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं H2 और O2, ये फ्रीली दोनों हैं। इन दोनों के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है। दे आर फ्री, दे आर हैविंग देयर ओन एग्जिस्टेंस। अब मिक्सचर में क्या हो सकता है बेटा कि यार दो सब्सटेंसेस हमने मिलाए, वो आपस में रिएक्ट नहीं किए, तो वो मिक्सचर तो है। मिक्सचर दो कैटेगरी के होते हैं, एक तो होते हैं होमोजेनस मिक्सचर्स, दूसरे होते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। अब होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं? यूनिफॉर्म होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। और हेट्रोजेनस कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, एक जैसे नहीं दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल होमोजेनस में बात करें तो हम बेटा बात कर लें एयर की। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ O2, N2, CO2 प्लस मेनी मोर गैसेस। लेकिन आप एयर में कहीं भी देख नहीं पाएंगे कि कहाँ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, कहाँ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, सब एक जैसा दिखेगा। तो ये हो गया होमोजेनस मिक्सचर। और हेट्रोजेनस मिक्सचर में बात करें तो हम बेटा बात कर लें सैंड इन वाटर। पानी में सैंड डालेंगे तो अलग दिखाई देगी हमें कहाँ सैंड है और कहाँ वाटर है। तो हमने जाना कि दो से अधिक सब्सटेंसेस को मिला के अगर वे रिएक्ट कर जाएंगे तो कंपाउंड बन जाएगा, रिएक्ट नहीं करेंगे तो मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर दो तरीके का होगा, दिखने में एक जैसा है तो होमोजेनस है, दिखने में अलग अलग कंपोनेंट दिख रहे हैं तो हेट्रोजेनस है। अब हम जानते हैं कि सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन जो है बेटा, सोल्यूशन एक मिक्सचर है। कौन सा वाला? होमोजेनस वाला, हेट्रोजेनस नहीं। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances whose composition can be varied। चलिए डेफिनेशन अगली स्लाइड में बताते हैं। अभी आपने जाना कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। कौन से मिक्सचर सोल्यूशन होंगे? जो होमोजेनस होंगे। अगर कोई कहे कि सैंड इन वाटर एक सोल्यूशन है तो नहीं है, क्योंकि ये हेट्रोजेनस है। कोई कहे यार एक सोल्यूशन है, आप कहेंगे हाँ है, क्योंकि ये होमोजेनस है। शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, घुल जाएगी, उसके बाद देख नहीं पाएंगे कहाँ शुगर है और कहाँ वाटर, सब एक जैसा लगेगा, तो हम कहेंगे कि वो होमोजेनस मिक्सचर है, तो सोल्यूशन हो गया। अगर शुगर की जगह आप ऑयल इन वाटर डाल दो तो ऑयल अलग दिखाई देगा, वाटर अलग दिखाई देगा, तो वो हेट्रोजेनस हो गया,
फिर वो केवल मिक्सचर है, वो सोल्यूशन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं सोल्यूशन की डेफिनेशन पे। व्हाट इज अ सोल्यूशन? तो a solution is a homogeneous mixture of two or more non-reacting substances whose composition can be varied within certain limits at a constant temperature. At a constant temperature. ये होगी हमारी सोल्यूशन की डेफिनेशन। हम देखते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है। हम जानते हैं होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं। इसमें टू कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, टू से ज्यादा भी हो सकते हैं, बस आपस में रिएक्ट ना करें। ये तो मिक्सचर की कंडीशन ही है कि रिएक्ट नहीं करने चाहिए। टू और मोर कुछ भी हो, अगर किसी में टू कंपोनेंट्स हैं, किसी सोल्यूशन में अगर टू कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, तो एक कंपोनेंट हो गया सॉल्ट, दूसरा हो गया वाटर। तो इस तरीके के सॉल्यूशंस को हम लोग कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। हमारी मोस्ट ऑफ दी स्टडीज जो इस चैप्टर में होंगी वो बाइनरी सॉल्यूशंस पे ही होंगी, दो के सॉल्यूशन में, दो कंपोनेंट वाले में। अगर थ्री कंपोनेंट्स हैं, थ्री कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका सुगर प्लस सॉल्ट इन वाटर, तो ये तीन कंपोनेंट हो गए। इसको बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम देखें, फोर कंपोनेंट्स हैं, फोर कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल सुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया और एल्कोहल हो गया। तो इसमें फोर कंपोनेंट हो गए। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बेटा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन इज अ वन व्हिच हैज फोर कंपोनेंट्स। तो ये तो जनरल बात हो गई कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं, तीन, चार या कितने भी हो सकते हैं। अब क्या है, हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस कितना भी कर दो, एक लिमिट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि आपको 100 ml ऑफ वाटर दिया जाए, ये आपको 100 ml ऑफ वाटर दे दिया गया, और इसमें कहा जाए कि शुगर डिसॉल्व करो, शुगर को डिसॉल्व करो, तो आप शुगर डिसॉल्व करेंगे, होती जाएगी, आप और डिसॉल्व करेंगे और होती जाएगी। शुगर अच्छा डिसॉल्व होकर जाती कहां है? शुगर जाती है, जो ये स्पेस है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच का, ये जो स्पेस है, इनके बीच में शुगर मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, शुगर के पार्टिकल्स। तो ये स्पेस तो फिक्स्ड है। अगर आप घोलते जाएंगे शुगर, घुलते जाएंगे, तो एक समय आएगा कि ये जो खाली वाला स्पेस है ये फिलअप हो जाएगा पूरा, ये खाली स्पेस पूरा भर जाएगा। और जब ये खाली स्पेस भर जाएगा तो और ज्यादा शुगर जो है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। तो हम कहते हैं ये एक लिमिट होती है, किसी भी सॉल्यूशन की एक लिमिट होती है, उसकी एक भूख होती है कि उसको कितना सॉल्यूट चाहिए है। तो ये जो लिमिट है, इतना ही हम घोल सकते हैं सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें कि 100 ml ऑफ वाटर में हम मैक्सिमम 50 ग्राम शुगर घोल सकते हैं, शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं। तो आप 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम घोलते जाएं, घुलती जाएगी, 50 ग्राम तक घुलेगी। उसके बाद और ज्यादा घोलेंगे तो फिर वो नहीं घुलेगी, और होगा क्या कि सॉल्यूशन की सरफेस पे ही प्रेसिपिटेट हो जाएगी, ऐसी बनी रहेगी सॉलिड फॉर्म में। तो आप कहेंगे अब ये सॉल्यूशन जो है इसमें और ज्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन हो जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो a saturated solution is one in which no more solute can be dissolved at a constant temperature. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थोड़ी और शुगर डिसॉल्व हो जाएगी, फिर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी।
तो हम लोग कहेंगे कि अभी हो गया सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो एक सर्टेन लिमिट होती है सब्सटेंसेस की घुलने की, उतने ही घुलेंगे, उस लिमिट से ज्यादा नहीं घुलेंगे। तो ये होगी हमारी सोल्यूशन की डेफिनेशन। और अगर हम लोग जनरल बात करें सोल्यूशन की, तो सॉल्वेंट के बेसिस पे सॉल्यूशंस को हम लोग दो तरीके से डिफाइन और करते हैं, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, तो एक्वा सॉल्यूशंस भी होते हैं बेटा जो वाटर में बनाए जाते हैं। एक्वा मींस होता है वाटर, आपको पता है, एक्वा मींस वाटर। तो वे सॉल्यूशंस जिनमें वाटर सॉल्वेंट होता है, वाटर सॉल्वेंट होता है, इन्हें बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन। और वाटर सॉल्वेंट ना हो और भी कोई भी हो, बस वाटर ना हो, सॉल्वेंट जो है वो वाटर नहीं होना चाहिए, वो वाटर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो, अमोनिया हो, अल्कोहल हो, बेंजीन हो, अमोनिया है, अल्कोहल है, बेंजीन है, कोई भी ऑयल हो, एटसेट्रा, कुछ भी हो, तो ये सब कैसे हो गए, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये तो जनरल बात हो गई। अब हम लोग बात करें डिसोल्यूशन प्रोसेस की। डिसोल्यूशन प्रोसेस, किसी सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक होगा प्रोसेस या एंडोथर्मिक होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं थर्मिसिटी ऑफ, हम लोग पढ़ते हैं थर्मिसिटी ऑफ डिसोल्यूशन। तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे थर्मिसिटी ऑफ डिसोल्यूशन की, जब सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं तो हीट चेंजेस क्या होंगे। थर्मो मींस होता है हीट, तो हीट चेंजेस क्या होंगे, हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी। तो इस अकॉर्डिंग, थर्मिसिटी की अकॉर्डिंग प्रोसेसेस दो तरीके की होती है बेटा, एक तो होती है एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, और दूसरी होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, एंडोथर्मिक में क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी इज गिवन, एनर्जी इज गिवन, दी जाती है सिस्टम को एनर्जी, और इसके लिए डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि सिस्टम को एनर्जी मिली तो सिस्टम के लिए पॉजिटिव है। डेल्टा एच हमेशा सिस्टम के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो इसमें हमेशा सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, तो उसके लिए नेगेटिव लिखते हैं, नेगेटिव। तो हम कैसे जाने कि कब डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी और कब एंडोथर्मिक होगी। तो होता क्या बेटा, हम जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, और इन्हें मिला के क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट में सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे, माना सॉल्यूट का ए है हमारा, तो इसमें ए पार्टिकल जो होंगे वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में होंगे, ए इंटर पार्टिकल फोर्स होंगे। सॉल्वेंट हमारा माना बी है, तो इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल आपस में इंटरेक्शन में होंगे, बी भी इंटरेक्शन। जब इन दोनों को मिला देंगे तो सोल्यूशन बनेगा जिसे हम लोग कहेंगे ए बी पार्टिकल, ए बी इंटरेक्शन। अब जो सोल्यूशन बन रहा है, पहला केस, अगर सोल्यूशन जो बन रहा है ए बी इंटर पार्टिकल फोर्स, ए और बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो जब ये बनेगा ए बी तो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी से ये दोनों बॉन्ड भी टूटेंगी। देखिए ये जब ये बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी हमें, ये होगी एंडोथर्मिक, तो इन्हें तो एनर्जी देंगे हम, ये एंडोथर्मिक है, और ये भी एंडोथर्मिक है, और ये क्या है, ये है एक्सोथर्मिक। हर केस में ये तो इतना फिक्स है। अब अगर ए बॉन्ड बी बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत है ए बी बॉन्ड से, तो इन्हें तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, और इसके बनने पे एनर्जी कम निकलेगी। तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी हमारी, इफ ए बी बॉन्ड इज वीकर, ए बी बॉन्ड इज वीकर देन ए एंड बी बॉन्ड, देन अब ए और बी बॉन्ड ज्यादा मजबूत है और ये कम मजबूत बनी, तो ये बॉन्ड्स नहीं टूटेंगी आसानी से, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, देन प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। तो डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, देन डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी। सेकेंड केस ले लें, ये बॉन्ड ज्यादा मजबूत है,
AB बॉन्ड जो बनी ये ज्यादा मजबूत है, इज स्ट्रॉन्गर देन A एंड BB बॉन्ड्स। A और BB कमजोर है और ये वाली AB जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। तो ये बहुत आसानी से टूट जाएंगी, कमजोर है, और ये बहुत मजबूत है। तो जितनी मजबूत बॉन्ड बनेगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जब कोई बॉन्ड बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब कोई बॉन्ड तोड़ते हैं तो एनर्जी देते हैं। तो ये बहुत मजबूत बॉन्ड बनेगी तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो इन दोनों की बॉन्ड्स को भी तोड़ देगी और बची हुई रिलीज हो जाएगी। तो प्रोसेस कैसी होगी हमारी? एक्सोथर्मिक। If AB bond is stronger than AA and BB bond, then dissolution process will be exothermic. ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन आपका। पूरा चैप्टर इसी सीरीज में कंटिन्यू होगा, आप देखते रहिए और सीखते रहिए।